गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सोनिका मंगल। आज हम आपके लिए लाए हैं संसद की व्यवस्थापिका के महत्वपूर्ण अंग, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसे हम तुलनात्मक अध्ययन द्वारा आज समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम स्टार्ट करते हैं। हम संसद के महत्वपूर्ण अंग के बारे में पढ़ेंगे। संसद तीन भागों से मिलकर बनी होती है: राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, जिसमें हम राष्ट्रपति के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा इस सदन को स्थायी सदन, उच्च सदन, दूसरा चैम्बर और बड़ों की सभा के नाम से भी जाना जाता है। सेम उसी प्रकार से लोकसभा को अस्थायी सदन, निम्न सदन, पहला चैम्बर और चर्चित भाग के रूप में भी जाना जाता है। राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस सदन का विघटन नहीं हो सकता, बल्कि हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और लोकसभा को अस्थायी सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके सदन विघटित हो जाते हैं, क्योंकि यह सदन विघटित हो जाता है। हर 5 साल में इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है, इसलिए इनका विघटन हो जाता है ना। हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य और संघ राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से आनुपातिक प्रणाली द्वारा किया जाता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। प्रत्यक्ष चुनाव जैसे लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराए जाते हैं और प्रतिनिधियों को चुना जाता है। राज्यसभा के अगर हम अधिकतम सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 250। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या होती है? 250। जबकि वहीं लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? 552। अब राज्यसभा के जो 250 सदस्य हैं वो 238 + 12 करके बने होते हैं। 238 में राज्य और संघ राज्यों के प्रतिनिधि आ जाते हैं, और ये जो 12 सदस्य होते हैं इनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और राष्ट्रपति किन क्षेत्रों में मनोनीत करता है? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में इन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और जबकि हम लोकसभा के 552 सदस्यों की अगर बात करें तो ये 530, 20 और 2 से मिलकर बने होते हैं। 530, 20 और 2 से मिलकर, जिनमें 530 में आते हैं राज्य के प्रतिनिधि, 20 में आते हैं संघ राज्यों के प्रतिनिधि और 2 में आते हैं एंग्लो इंडियन। जैसे कि यहाँ राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वैसे ही लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। बस यहाँ फ़र्क इतना है राज्यसभा में कि ये कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में होते हैं, और यहाँ ये जो दो सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन समुदाय से के लोग होते हैं। ठीक है। वर्तमान में अगर हम सदस्य संख्या के बारे में बात करें तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है 245, और वर्तमान में अगर हम लोकसभा के सदस्यों के बारे में बात करें तो यहाँ सदस्य संख्या होती है 545। ठीक है। यहाँ कन्फ्यूज़न मत होना आप। क्या है, यहाँ अगर अधिकतम सदस्यों की बात करें राज्यसभा में तो 250, लेकिन वर्तमान में बात करें तो 245। ठीक है। सेम यहाँ लोकसभा में अगर अधिकतम सदस्य संख्या के बारे में बात करें तो 552 होते हैं, और अगर वर्तमान सदस्य संख्या के बारे में बात करें तो 545 होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 250 का विभाजन कैसे होता है, 238 + 12। तो यहाँ और यहाँ 245 का विभाजन कैसे होता है? 4 + 229 + 12, मतलब 12 तो एज इट इज़ रहते हैं,
जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं कला, साहित्य और समाज और विज्ञान के क्षेत्र में, वो तो एज इट इज़ रहते हैं, वो 12 के 12 रहते हैं। बस यहाँ सदस्यों की, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों की संख्या कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ संघ राज्य के 4 सदस्य, संघ राज्यों के 4 सदस्य होते हैं और राज्यों के कितने प्रतिनिधि होते हैं? 229 प्रतिनिधि होते हैं। सेम हम अगर लोकसभा में जाएं तो लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 545 है। इसका विभाजन कैसे होता है? 530 + 13 + 2, मतलब 2 तो एज इट इज़ रहते हैं। एंग्लो इंडियन, जैसे यहाँ 2 थे वैसे ही यहाँ 2 हैं, मतलब एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोग जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बस फ़र्क कितना है, यहाँ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि 20 थे और यहाँ है 13, और यहाँ राज्यों के प्रतिनिधि कितने थे? 530 थे, तो यहाँ एज इट इज 530 ही रहेंगे। बस हमारे जो संघ राज्यों के प्रतिनिधि हैं वो कम हो गए हैं, है ना। तो यहाँ 20 थे, यहाँ 13 हैं। तो इस प्रकार से, यानी राज्यसभा की अगर अधिकतम सदस्य संख्या पूछा जाए तो 250 और वर्तमान सदस्य संख्या पूछी जाए तो 245। सेम लोकसभा के अगर अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 552 और निम्न और वर्तमान सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो 545। क्वेश्चन ऐसे भी बन के आ जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य होते हैं? तो 12 सदस्य होते हैं, ठीक है। और ऐसे सेम लोकसभा में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य संख्या कितनी होती है? तो यहाँ लोकसभा में कितनी होती है? 2। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो किस किस क्षेत्र में किए जाते हैं? तो हम बताएंगे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में। और यहाँ जो 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो एंग्लो इंडियन द्वारा होते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से अभी तक कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ अब हम राज्यसभा और लोकसभा के कार्यकाल की बात करेंगे, इनके सदस्यों का कार्यकाल। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है। आपको मैंने बताया था कि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता। इसके हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और ये हर 5 साल में विघटित हो जाती है ना। तो 5 साल बाद दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं हमारे यहाँ। अब जैसे कि आपातकाल लग जाता है, आपातकाल की स्थिति में क्या होता है कि इसका जो कार्यकाल है, आपातकाल लग गया तो चुनाव नहीं हुए, तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि 1 वर्ष तक की कार्यवाही इनकी बढ़ा दी जाती है। जो प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए चयनित हुए थे उनको 1 वर्ष के लिए और समयावधि बढ़ा देते हैं अगर चुनाव नहीं हो पाता है आपातकाल की स्थिति में। लेकिन जैसे आपातकाल ख़त्म हो गया तो 6 माह से अधिक नहीं लगा सकते। जो हमारा जो कार्यावधि है उनकी 6 माह से अधिक नहीं बढ़ा सकते। जैसे आप अगर बोल रहे हैं कि जैसे किसी दिन 5 साल ख़त्म हुए किसी प्रतिनिधि के और फिर आपातकाल की स्थिति लग गई, उसमें अगर आप ये नहीं बोल सकते कि और वो आपातकाल चला हमारा 6 महीने तक, तो आप ये नहीं बोलोगे कि हमें 1 साल तक के लिए रखा जाना चाहिए। नहीं, 1 साल तक के लिए नहीं, अगर वो 6 महीने हैं या उससे कम है तो वो उतने महीने के लिए ही रहेगा। हाँ, वो स्थिति 1 साल की स्थिति कब आती है? जब 6 महीने से ज़्यादा के लिए आपातकाल लग गया है, तब वहाँ 1-1 साल करके पीरियड बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ राज्यसभा के सदस्यों की आयु के बारे में बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों की आयु होती है 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों की आयु होती है 25 वर्ष। राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, सेम लोकसभा में भी 2 पदाधिकारी होते हैं। राज्यसभा में कौन कौन से 2 पदाधिकारी होते हैं? वो हैं सभापति और उपसभापति। सभापति को हम उपराष्ट्रपति बोलते हैं। जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं उनको राज्यसभा का सभापति बोला जाता है। और लोकसभा में भी सेम 2 पदाधिकारी होते हैं, एक को बोला जाता है अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष। यानी अध्यक्ष को हम बोलते हैं स्पीकर और उपाध्यक्ष को हम बोलते हैं डिप्टी स्पीकर, है ना।
हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें राज्यसभा की। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। पूछ लिया जाता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट किसे बोला जाता है, राज्यसभा को या लोकसभा को? तो किसे बोला जाता है? राज्यसभा को। और लोकसभा को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा मतलब लोगों की सभा। लोगों की सभा मतलब सभा यानी घर, है ना। तो लोगों का घर यानी हाउस ऑफ द पीपल, है ना। और यहाँ राज्यसभा यानी राज्यों की सभा यानी राज्यों का घर यानी काउंसिल ऑफ स्टेट। यहाँ राज्य की बात आई तो स्टेट, है ना। राज्य की बात आई तो स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। और यहाँ लोक की बात आई तो यहाँ पीपल, लोग, है ना। लोग, पीपल, है ना। तो ये लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट। ऐसे याद रहेगा, राज्य से स्टेट, है ना, और लोक से पीपल। तो सिंपल अपन भूलेंगे नहीं। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है हम लोगों को कि हाउस ऑफ द पीपल कौन सा है और काउंसिल ऑफ द स्टेट कौन सा है। तो इसी तरीके से याद रहेगा कि राज्य है तो स्टेट आएगा, तो सिंपल सी बात है, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा होगी, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, धन विधेयक। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को इतनी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर हम धन विधेयक की बात करें तो लोकसभा में ही पारित होता है और लोकसभा में ही पेश होता है, चाहे राज्यसभा इस पर मंजूरी दे या ना दे। अगर राज्यसभा ने इस पर मंजूरी दे देती है तो ठीक बात है, अगर नहीं देती है तो 14 दिन का राज्यसभा को समय दिया जाता है। इस 14 दिन के बीच में अगर राज्यसभा सहमति देती है तो ठीक, और अगर राज्यसभा सहमति नहीं भी देती है तो भी ठीक। तो भी वो फिर धन विधेयक को किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जब वो लोकसभा में आ गया, लोकसभा में पेश हो गया, तो वो अपने आप ही स्वतः पारित मान लिया जाता है। फिर राज्यसभा की उसमें मंजूरी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है कि 14 दिन तक भाई विचार कर लो, आपको इस पर कोई विचार विमर्श करना है तो। लेकिन धन विधेयक के लिए अगर हम महत्वपूर्ण अगर सदन माने तो लोकसभा को ही माना जाता है। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती। राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होती है। मतलब कि भाई एक चला गया, एक प्रतिनिधि कहीं चला गया तो पूरी की पूरी सभा भंग करने वाले या सदन भंग करना पड़े, ऐसा नहीं है। जबकि लोकसभा में क्या होता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लोग सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब कोई मंत्री जाता है तो पूरी की पूरी लोकसभा क्या करनी पड़ती है? भंग करनी पड़ती है। यानी ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।